2002 के अंदर यूनिटेक करके एक कंपनी थी। तो कंपनी की मार्केट कैप थी 54 करोड़। मैंने जो घर बुक किया था 14 लाख का पड़ रहा था। बाय 2006 व्हेन आई फाइनली एक्सिटेड द स्टॉक वाज अप मोर देन 400 टाइम्स। 400x। आज के हमारे गेस्ट है गौरव सूद, एक रिनाउंड इन्वेस्टर, एंड आज हमने बात की है कि कैसे स्पेशल सिचुएशंस में आप पैसा बना सकते हैं। उन्होंने वेदांता का एग्जांपल देके समझा कि कैसे पैसे बन सकते हैं स्पेशल सिचुएशंस में। बिकॉज ऑफ दिस डेटा सेंटर रिक्वायरमेंट्स, You're not building enough data centers. Data center is coming to your laptop. Enter the data center market. In 5 billion in fiscal 27. मेमोरी चिप्स की एक्यूट शॉर्टेज हो गई है। मेमोरी चिप्स बनाने वाले बड़ी कंपनीज 3-4 ही हैं। जो सबसे बड़ी तो सैमसंग है, हाइनेक्स, ये कोरिया में है। 2006 के बाद आपने नेक्स्ट मल्टीबैगर कौन सा बनाया? आशियाना हाउसिंग की किसी को कोई समझ नहीं थी। छोटे से लोग थे। ओपी गुप्ता फाउंडर थे जो बिहार से आए थे। तो मैंने जब उसका पता किया, मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई कि ये लोग कैश नहीं लेते। डेली वॉल्यूम जो था उसमें से मोर देन 50% वो मैं ही खरीदता था। 4 महीने तक मैं उसको खरीदता रहा। तो 2007 में जाके आशियाना भी 100x हो गया। वारंट कितने में मिला था आपको? 76 रुपीज़। ओके। उसके बाद वो शेयर 300 का हो गया। तो 7.6 पे 300, आप देखिए क्या रिटर्न है। साउथ कोरिया का मार्केट इन 2025 74% रिटर्न दिया है, एंड द मेजर रीजन इज द कंपनी यू मेंशन्ड, सैमसंग और हाइनेक्स। वो अभी भी उसका जो फॉरवर्ड पी है हाँ। इज लेस देन 8। अच्छा, इतना कम है? तो कैसे मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर आइडेंटिफाई करूँ कि ओके मुझे अभी ये कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? कौन सी कंपनीज है जो स्पेशल सिचुएशंस के थ्रू जा रही है, एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड योर थीसिस कि अगर ये होता है तो मैं ये कंपनी को इन्वेस्ट करूँगा नहीं करूँगा, आप कैसे देखोगे? जो रिसेंटली विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई फील इज कंपनी कॉल्ड जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, फॉर पीपल हु डोंट नो अबाउट यू, तो आप उनको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? सो मैं एक इंजीनियर हूँ जिसने एमबीए किया था। मेरा एमबीए 99 में हो गया था। ओरिजिनली मैं शिमला से हूँ और अब गुड़गांव में सेटल्ड हूँ। और कुछ साल काम किया। 2006 में जॉब छोड़ दिया और वहाँ से इन्वेस्टिंग करता आ रहा हूँ। 2008 में बहुत मार खाई स्टॉक मार्केट में, कुछ नई बातें सीखी। थोड़ा टाइम लगा वहाँ से कुछ रिकवर होने में, और फिर 2012-13 से मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्टाइल थोड़ा उभर के आ गया, और तब से कुछ चीज़ें मैं एक रेगुलर कांस्टेंट वे में करता। तो अभी आप फुल टाइम इन्वेस्टिंग करते हो? हाँ, मैं 2006 से फुल टाइम तो इन्वेस्टिंग। आपको 20 साल हो गए 20 इन्वेस्टिंग साल हो करते गए। करते। हाँ, 20 साल हो गए। 2008 में आपने बताया बहुत मार खाई थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? ऑफ कोर्स सबको पता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, बट आपने बहुत पैसा खोया था, तभी क्या हुआ था? हाँ, मेरे लिए वो एक काफ़ी बड़ा ड्रॉडाउन आया था। मुझे पोर्टफ़ोलियो लेवल पर 75% तक का ड्रॉडाउन आ गया था। बाप रे! मतलब आपके स्टॉक के और प्राइसेस 75% डाउन और थे। हाँ, मतलब कई सारी चीज़ें थी। उससे पहले पैसे इतने आसानी से बन रहे थे, तो लगता था कि हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। दूसरा था कि उस वक़्त एक अपॉर्च्युनिटी मिली थी उससे 1 साल पहले, जहाँ पे मुझे वारंट्स मिले थे। तो वारंट्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि आपको लीवरेज मिल जाती है उसमें। तो मैंने अपनी हैसियत के हिसाब से ज़्यादा वारंट्स ले लिए। तो वो सारे आउट ऑफ मनी हो गए, उनमें मार खाई। और जनरली उस तरह से सोचा ही नहीं था कि शेयर इतने भी पिट सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आके एकदम कुछ मतलब मैं कहूँगा कुछ हफ्तों में ही हो गया। ये अक्टूबर 2008 मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें जैसे निफ्टी जो इंडेक्स हम बेंचमार्क करते हैं, तो जो इंडेक्स है अपने हाई पॉइंट से लेके लो पॉइंट में 40% करेक्ट कर गया था 1 महीने के अंदर। तो वो सारी चीज़ें इतने डिस्टिंक्टिवली याद रहती हैं मुझे, और मैं अपना बिहेवियर उस वक़्त याद करता हूँ, तो वो एक काफ़ी मुश्किल टाइम लगता है मुझे। तो इसलिए अभी जो भी करता हूँ, वो चीज़ें समझ के करता हूँ। मैं थोड़ा अपने ड्रॉडाउन के ऊपर काफ़ी ध्यान रहता है, और जो भी मैं करता हूँ, ये सोच के करता हूँ कि कभी लाइफ़ में वैसे ड्रॉडाउन ना देखने पड़े। एक कहानी बताना चाहूँगा कि पैसे बने बट क्यों बने? तो जब 1998 में अगर आप देखिए, तो उस वक़्त टीएमटी का बुल मार्केट शुरू हो रहा था 99 में। तो मेरे पास थोड़े से, मैं उस वक़्त ट्यूशन पढ़ाता था। और थोड़े से पैसे थे, थोड़े से जो पैसे घर से आए थे वो बचाए थे। तो मैंने तकरीबन 50,000 के शेयर लिए थे। तो एक कंपनी थी जो पद्मिनी टेक्नोलॉजीज़, वो
उसके मैंने 5,000 शेयर लिए थे ₹7 पे। पद्मिनी टेक्नोलॉजीज़ पहले उसका नाम पद्मिनी पॉलीमर था, ठीक है? अब टीएमटी की बात आई तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया पद्मिनी टेक्नोलॉजीज़ में। वहाँ पे नाम चेंज करने पे ही शेयर भाग रहे थे उस वक़्त। वहाँ पे लोगों ने बहुत सारी कंपनियों ने इन्फोसिस नाम जोड़ा या इन्फोटेक जोड़ा, उसी से शेयर हिलने शुरू हो गए। ये वो .com के ये टाइम था डॉट क्या? कॉम का टीएमटी बबल था, टोटल डॉट कॉम बबल था। तो ये होने लग गया और एनीवे मैंने शेयर दिए। वो उस वक़्त फिज़िकल शेयर होते थे तो ट्रांसफ़र डीड की लाइफ़ 1 साल होती थी। तो मेरी वाली ट्रांसफ़र डीड क्योंकि और ड्यूरिंग द लाइफ़ आपको शेयर को सिर्फ़ आपको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास नहीं भेजना पड़ता था। आप उसको शेयर को ब्रोकर को वापस दे दो और अपने साइन एंडोर्स कर दो तो वो बियरर की तरह वो फिर से ट्रांसफ़र हो जाए। अब मेरे वाले में केस था कि 3 महीने बाद उसकी डेट ट्रांसफ़र डीड की डेट एक्सपायर हो रही थी तो मुझे वो भेजना पड़ा रजिस्ट्रार को ट्रांसफ़र करने के लिए। मैंने भेज तो दिए सब कुछ लिख के फिज़िकली, वो शेयर वापस ही नहीं आए। 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, मैं लेटर लिखता रहा, वो 12 महीने हो गए, नहीं आया। मुझे लगा कि फ्रॉड हो गया है कि कुछ तो हो रहा है बट ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था तो सोचा नहीं। अ, फिर एक फाइन डे वो ट्रांसफ़र हो गया, व्हिच वाज़ अबाउट 14-15 मंथ्स आफ्टर आई हैड सबमिटेड देम फॉर ट्रांसफ़र। वो ट्रांसफ़र हो के आ गए। अब वो सेलेबल थे और उस दौरान शेयर वो ₹7 का शेयर ऑलमोस्ट ₹300 से ऊपर हो चुका। तो उस कारण के कारण मेरा फर्स्ट मल्टीबैगर बना है वो। वाओ! तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो दैट वाज़ अनदर स्टोरी दैट हुक मी ऑन कि इतने छोटे से पैसे से वो पैसे बन गए थे। तो दैट इवेंट एंड व्हाट आई हैड रेड तो मुझे लगा मुझे करना तो ये है। तो आपका मतलब 40 गुना पैसा हो गया 40 था गुना हो गया था वो टाइम। ऑन अ स्मॉल अमाउंट बट उस वक़्त उस बुल मार्केट में तो यार शेयर 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना हाँ, भी हुए हैं। राइट। उसमें लोगों के फॉर्च्यून्स बने हैं, वो तो एक पागलपन था। वहाँ पे नाम चेंज करने पे शेयर 5 गुना, 10 गुना हो रहे थे। अभी भी आई थिंक एआई का वैसा ही है ना, बहुत सारे हाँ, कंपनीज़ एआई का फिनोमेना ऐसा हो रहा है एआई मतलब डाल रहे हैं। वो कौन-सी कंपनी है मेमोरी वाली सीगेट हुँ, सीगेट है या कौन-सी है? वन ऑफ द कंपनीज़ हैज़ गॉन अप 50x इन लेस देन 14 मंथ्स क्यों? कैसे? क्योंकि वो मेमोरी चिप्स बना रहे हैं स्टोरेज के। अच्छा, सीगेट नहीं है यार वो सैनडिस्क हाँ, सैनडिस्क का शेयर प्राइस देखिए आप। तो क्या हुआ है? बिकॉज़ ऑफ दिस डेटा सेंटर हुँ, रिक्वायरमेंट्स मेमोरी चिप्स की एक्यूट शॉर्टेज हो गई है और मेमोरी चिप्स बनाने वाले बड़ी कंपनीज़ 3-4 ही हैं। जो सबसे बड़ी तो सैमसंग है, हाइनेक्स ये कोरिया में एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न्स कि कोरियन मार्केट हैज़ परफॉर्म्ड द या वे इट हैज़। मैं आपको एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ जो मैंने अभी देखा। इस बारी जो प्रोजेक्शंस हैं बिकॉज़ ऑफ द राइज़ इन मेमोरी प्राइसेज़, सैमसंग के प्रॉफिट के प्रोजेक्शंस आर $250 बिलियन फॉर दिस ईयर, फॉर 2026। और ये 2025 में कितना था? 30 $30 बिलियन प्लस था। 7 गुना अच्छा, प्रॉफिट्स बढ़ने की बात है। 7x माय गॉड! बट इससे एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, पूरे इंडियन लिस्टेड मार्केट हुँ, का जो प्रॉफिट पूल है, जो हुँ, सारी लिस्टेड कंपनी है, दैट इज़ लेस देन 200 बिलियन। ओह माय गॉड! सो जस्ट थिंक अबाउट द नंबर्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ये पता है मैं आज मेरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग था, सुबह ही था अभी बाय द वे तो फ्रेश है मेरे पास। साउथ कोरिया का मार्केट इन 2025 कैलेंडर ईयर जो 1st जैन 2025 टू 31st दिसंबर 2025 74% रिटर्न दिया है एंड द मेजर रीज़न इज़ द कंपनी यू मेंशन्ड हाई आई थिंक ये सैमसंग और हाइनेक्स, सैमसंग और हाइनेक्स ये टॉप 2 मतलब सबसे बड़ी हाँ, कंपनीज़ इनका ये दोनों ही वेटेज है वहाँ मोर पे। देन 40% हाँ, इनका वेटेज की वजह से साउथ कोरिया का इंडेक्स रोज़ बाय 74%। और वो अभी भी उसका जो फॉरवर्ड पी है, हाँ, इज़ लेस देन 8। अच्छा इतना कम है? हुँ, बाप रे! so think what is happening. So anyway, coming back to where we were, तो मतलब यू मेक मनी बट बिकॉज़ ऑफ एंटायरली डिफरेंट रीज़न्स। या वो शेयर क्यों गया था? क्योंकि उन्होंने ट्रांसफ़र रोक दिए थे, तो सप्लाई बंद हो गई। किसी के पास सेलेबल शेयर ही नहीं थे जो दे सकते थे, तो कोई बेचने वाला था नहीं। बायर्स अब थे क्योंकि वो पद्मिनी टेक्नोलॉजीज़ हो गई थी अब। हुँ, तो उन्होंने उसी चक्कर में हो गया एंड आई वाज़ जस्ट लकी टू गेट द शेयर्स एट अ पॉइंट हुँ। जहाँ पे मैंने बेच दिए एंड आई गॉट माय फर्स्ट मल्टीबैगर। सो तो ये तो 2006 के भी पहले ना मतलब हाँ, हाँ, फर्स्ट ये मल्टीबैग तो यार ये 99 की कहानी है। गॉट इट।
तो इसके बाद जब आप प्रोफेशनली इन्वेस्टिंग करना शुरू किए हाँ जी। 2006 के बाद, तो तभी आपने नेक्स्ट मल्टीबैगर कौन-सा बनाया? एंड देन आपका इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी और फिलॉसफी थोड़ा समझना है कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि ओके ये 2-3 स्ट्रैटेजीज़ है मेरे एंड इसके बेसिस पे मुझे ये स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है। तो यार एक और चीज़ थी जिसने मेरे को इन्फ्लुएंस किया, वो कहते थे कि मतलब बफेट ओमाहा में क्यों बैठे हैं, वो न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट पे क्यों नहीं बैठे? क्योंकि वो कहते थे बफेट अपने आप को ग्रुप थिंक से दूर रखना चाहते थे, वो अपना इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस रखना चाहते थे। तो मैंने भी यही सोच के थोड़ा-सा सोचा कि मैं बॉम्बे नहीं आऊँगा जहाँ पे भीड़ है। तो मैंने बॉम्बे नहीं, दिल्ली में ही जॉब पकड़ी। थी फाइनेंस की जॉब ही, मैं केपीएमजी कॉर्पोरेट फाइनेंस में चला गया था। या थोड़ी-सी कि वो कैसे डील्स करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, कैसे वैल्यूएशंस होती हैं, तो वो सब समझनी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था। बट उस वक़्त इन्वेस्टिंग में क्योंकि मेरे को थोड़ी सक्सेस भी मिल गई थी, मुझे था कि मुझे करना तो यही है। तो मैं ढूँढ रहा था और इंसिडेंटली एक इंटरेस्टिंग बात यही है कि उस वक़्त अ, मैं ढूँढ रहा था 2002 के अंदर मुझे अ, यूनिटेक करके एक कंपनी मिली। तो यूनिटेक क्या था, मैंने 2002 में ही अपना घर बुक किया था यूनिटेक के ही प्रोजेक्ट में गुड़गाँव में। रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी हुँ। थी यूनिटेक उस टाइम पे 2002 में। तो कंपनी की मार्केट कैप थी 54 करोड़, 54 करोड़। और मैंने जो घर बुक किया था 14 लाख का पड़ रहा था मुझे। और मेरे जैसे उस वो एक 300 एकड़ का प्रोजेक्ट था गुड़गाँव के अंदर। तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैंने तो एक फ्लोर बुक की है, एक छोटी-सी फ्लोर है। तो वहाँ पे मेरी जैसी फ्लोर वो 300 एकड़ के अंदर ऑलमोस्ट 6000 तो यूनिट्स होंगे, जिसमें वो कुछ फ्लोर्स बना रहे थे, प्लॉट्स बना के बेच रहे थे। तो मैंने कहा इस सब का कैश फ्लो अगर आप जोड़ो, तो कितना हो सकता है? और उसपे एक और एंगल था। जो दिल्ली में एयरपोर्ट है, उसके सामने एक जगह है महिपालपुर। वहाँ पे एक रेडिसन होटल है, जिसमें यूनिटेक उस वक़्त भी 57 या 58% ओन करता था, जो बैलेंस शीट में दिख रहा था हमको। उस होटल में 350 कमरे थे। आप उसको जिस भी तरीके से वैल्यू करो, तो मुझे लगता था जो करंट मार्केट कैप है, तो होटल का स्टेक ही टेक ओवर कर लेता है। तो बाकी सब कुछ तो जो है, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली खत्म कर लिए थे, 3 लॉन्च हो चुके थे और वो अपने एनुअल रिपोर्ट में थोड़ी बहुत बात करते थे कि, और मुझे लगा कि बहुत कुछ है, तो मैंने वो लेना शुरू किया। तो वो धीरे-धीरे करके ले रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा। और मैं उस वक़्त मुझे था कि मुझे नेटवर्किंग करनी है, तो मैं और इन्वेस्टर से भी बातें करने की कोशिश करता था। तो मैंने एक याहू ग्रुप बनाया था, जहाँ पे अपने व्यूज़ शेयर करता था। तो उसी चक्कर में कुछ और लोग मिले मुझे। उस दौरान मैं नेटवर्क करते हुए आशीष चुग जी से भी मिला। तो अ, उन्होंने भी बताया कि रियल एस्टेट इंटरेस्टिंग है, देख इसको। तो उसी कन्विक्शन के साथ वो था। अब वो शेयर मेरे लेने के बाद 18 महीने तक कुछ नहीं हुआ। मैं यही सोच रहा था कि क्या है, तो जनरली रियल एस्टेट शेयर्स पे बहुत नेगेटिव बायस होता था, क्योंकि उसमें कैश का काम होता था। तो वो आप जितनी मर्ज़ी सेल कर लो, अगर आप कैश में ही चीज़ें निकाल रहे हो, तो वो प्रॉफ़िट्स तो दिखेंगे ही नहीं। तो यही जनरल इंप्रेशन था, तो इंस्टीट्यूशनल लोग तो बिल्कुल ही इग्नोर करते थे रियल एस्टेट को। बट फिर एक तेज़ी 2003 के बाद वो तेज़ी आनी चाहिए शुरू हुई मार्केट में। और यूनिटेक के केस में क्या हुआ कि प्रमोटर का एक बेटा सिंगापुर में था। सॉरी, वो यूएस से पढ़ के वापस आ रहा था और उसकी एम्बिशन थी कि करने की। तो उसने क्या किया कि उसने एक और ग्रुप प्रोमोटर्स थे, उनको बाय आउट कर दिया। इनफैक्ट उसने स्वैप में उनको रेडिसन होटल दे दिया और खुद वो ले आया, और कुछ ही किसी हेज फंड के साथ उसने बात की होगी कि स्टेक बढ़ाते हैं, एंड द स्टॉक स्टार्टेड हिटिंग सर्किट्स। उसमें सर्किट ऐसे लगे हैं कि वो उस वक़्त इफ आई रिमेंबर करेक्टली, क्योंकि उसमें स्प्लिट बहुत हो गए थे, एक शेयर के 65 शेयर हो गए थे, तो आई हैव टू डू द मैथ्स, बट वो शेयर सर्किट पे ही ऑलमोस्ट 30 गुना बढ़ गया, 30 टाइम्स ऑन सर्किट। तो सर्किट था तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो हो गया। तो वो जब सर्किट से हटना शुरू किया, मैंने थोड़ा-थोड़ा बुक किया। और फिर ओवर टाइम, सो बाय 2006 व्हेन आई फाइनली एग्जिटेड, तो द स्टॉक वाज़ अप मोर देन 400 टाइम्स।
ओह, 400x। हाँ, और मुझे ऑन अ वाओ। ब्लेंडेड बेसिस मुझे उस पे ऑन अ ब्लेंडेड बेसिस तकरीबन 80-90 एक्स रिटर्न मिल गए। वो इन्वेस्टमेंट शुरू में छोटी थी क्योंकि हम्म। तब वही कर रहे थे, तो बट उसने मुझे कहा कि अगर मेरे को अभी तो मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं की है, तो अगर मैं तो मुझे था कि अगर मैं और कर लूँ ऐसे और मेरे को 100 बैगर मिल गया, तो उस वक़्त बुल मार्केट था तो ये सोच थी, तो दैट टूक मी ऑन। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि यार जॉब में तो कोई मज़ा नहीं है, मुझे इन्वेस्टिंग ही करनी है। सो उस चक्कर में मैं फिर 2006 में आई क्विट। हम्म। उससे पहले एक और कहानी है आशियाना की। आशियाना में क्यों इंटरेस्टेड हुआ, ये आशियाना हाउसिंग। आशियाना हाउसिंग ये भिवाड़ी करके एक जगह है, जहाँ पे वो अ, छोटे से एक बिल्डर थे। बट आशियाना हाउसिंग की किसी को कोई समझ नहीं थी, छोटे से लोग थे। ओपी गुप्ता फाउंडर थे जो बिहार से आए थे। और तो मैंने जब उसका पता किया, मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि ये लोग कैश नहीं लेते। तो रियल एस्टेट में कैश नहीं लेते इज़ अ बिग थिंग। उस टाइम पे स्पेशली, आज से मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि कैश नहीं लेते। तो मुझे डाउट था क्योंकि मैंने घर लिया था तो एवरी बिल्डर बिल्डर वुड आस्क फॉर सम कैश। तो मुझे डाउट हुआ, मैं एज़ अ बायर गया वहाँ पे भिवाड़ी में। भिवाड़ी 1 घंटा दूर है गुड़गाँव से। और पूछा कि मेरे को चाहिए, बट कहते सर हम कैश नहीं लेते। मैंने ब्रोकर के थ्रू बुलवा लिया किसी भी तरीके, तो मेरे को कन्विक्शन आ गई ये कैश नहीं लेते, तो मतलब वो कैश फ्लो उनके सिस्टम में से आएगा। और भिवाड़ी में उन्होंने अपना 1-2 प्रोजेक्ट बेच दिए थे और अब उससे ऑलमोस्ट 10 गुने स्केल पे एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड बाइंग आशियाना। और मैं अगले मेरे ख्याल से 4 महीने तक डेली वॉल्यूम जो था उसमें से मोर देन 50% वो मैं ही खरीद रहा था। 4 महीने तक मैं उसको खरीदता रहा, क्योंकि वो बहुत ही इलिक्विड था हम्म। और जो भी मुझे मिलता था वो खरीदता। तो फिर 2000 7 के बुल मार्केट में आशियाना, मतलब वो तब इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट स्टॉक्स में ऐसी बूम आई, तो 2007 में जाके आशियाना भी 100 एक्स। तो ये 2 कहानियाँ थी जिसके कारण 2006 में मैं वो हो गया। Yeah, I क्विट। think आपने पीक पे 70% of your portfolio was in Ashiana Housing, and then you या lost 90% in ड्रॉडाउन। 2008 या in this stock, right? या एब्सोल्युटली। सो So क्योंकि 90% ड्रॉडाउन हो गया आपका ये क्योंकि stock। मैं यूनिटेक बेच चुका था तब तक। हम्म। तो यूनिटेक की मैं वैल्यूएशन देखता था, और आशियाना जब सारा बढ़ भी गया, तब भी मुझे लगता था आशियाना तो यार यूनिटेक से वैल्यूएशन वाइज़ भी 5 गुना सस्ता है, तो मुझे महँगा ही नहीं लगता था ऑन अ रिलेटिव वैल्यूएशन बेसिस। तो आई हेल्ड ऑन, और क्योंकि वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, वो मेरे पोर्टफोलियो का 70% हो गया। तो ये, हम्म। और फिर जनवरी 2008 में बड़ा पहला झटका आया जहाँ पे वो शेयर ऑलमोस्ट 40% करेक्ट हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा जो करेक्शन आनी थी हो गई, और अब इसके बाद क्या होगा? तो मैं उसी वक़्त उस सोच में था कि भैया ये तो जनवरी 2008 की, आपको याद होगा 2000 जनवरी में रिलायंस पावर का एक बड़ा आईपीओ आया था। दैट इज़ सेड टू हैव फॉर्म्ड द टॉप ऑफ दैट बुल मार्केट। तो उसके बाद अप्रैल मई में जाके शेयर्स फिर से बढ़ने शुरू हो गए, तो मुझे था कि अब हो गया बॉटम, अब यहाँ से। और उसके बाद फिर लीमन क्राइसिस आया। और उस वक़्त मैंने एक कंपनी में वारंट्स भी ले लिए थे, 4 लाख वारंट्स लिए थे। एशियन ऑयल फ़ील्ड सर्विसेज़ करके एक छोटी-सी कंपनी थी, 30 करोड़ की टर्नओवर थी उस वक़्त, 28 करोड़ की। और उसको बड़े ऑर्डर मिल गए थे, ऑलमोस्ट 170 करोड़ के ऑर्डर्स मिले थे। तो मुझे था कि वहाँ पे जिन लोगों ने टेक ओवर किया था मैं उन्हें जानता था, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि तू थोड़ा हमें हेल्प कर दे, तो मैं उनके साथ जुड़ गया एज़ पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड मैनेजमेंट टीम। तो उसमें वारंट्स मिले उसके अगेंस्ट, तो मैंने कहा बढ़िया है। और वो तो अब वो वारंट्स के लिए मुझे पैसे देने थे। वो वारंट्स ही ऑलमोस्ट 3 करोड़ के थे। तो 4 लाख वारंट थे, ₹76 पे थे, और उसमें सिर्फ 10% देना होता था, व्हिच वाज़ ₹7.6 पर शेयर। तो 30 लाख दिए थे, तो वो तो दे दिए, बट बाकी का 2,70,000 तो लीवरेज था। और फिर हुआ ऐसा कि 2007 में
तो वारंट स्ट्रक्चर में क्या होता था कि आपको 10% अपफ्रंट दे देते थे और उसके बाद आपके पास 18 महीने का टाइम होता था टू कन्वर्ट देम इनटू शेयर्स। नाउ अगर शेयर ऊपर चला जाए तो इट वाज़ वेरी ईज़ी फॉर यू टू कन्वर्ट द शेयर्स एंड देन पॉकेट द डिफरेंस। तो लीवरेज के कारण आपको रिटर्न्स बहुत सही आते थे। तो शेयर की प्राइस अगर वारंट की प्राइस से ज़्यादा है, तो बेसिकली आप कन्वर्ट कर लोगे तो आप बिकॉज़ कन्वर्ट आपको वो वारंट नॉट की प्राइस नॉट पे कि शेयर मिलेगा। 20-30% ज़्यादा है, हाँ, 5 गुना ज़्यादा है, अच्छा, ओके। क्योंकि आपने वारंट कितने में मिला था आपको? 76 रुपीज़। ओके। तो मैंने सिर्फ 7.6 रुपीज़ लिए थे। हुँ, तो अब उसके बाद वो शेयर 300 का हो गया। हुँ, तो 7.6 पे 300 आप देखिए क्या रिटर्न है, वाओ! जो 250 का है। तो लीवरेज के कारण पैसे मिलते हैं। हुँ, तो एनीवे वो 2007 में वो पीक बन गया। मतलब उसमें कई सारे चैलेंजेस थे। कंपनी को बिज़नेस तो वो ऑयल फ़ील्ड एक्सप्लोरेशन में करती थी, बट उसको जो प्रोजेक्ट्स मिले थे वो मिज़ोरम और नागालैंड में था, व्हिच आर एक्सट्रीमली टफ टफ टेरेन टू वर्क इन। तो वो एज़ पर शेड्यूल नहीं चल रहे थे प्रोजेक्ट्स। तो 2008 आ गया। तो और मुझे था कि ये मैं सारे पैसे तो वारंट तो कन्वर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि इतने पैसे तो मेरे को सब कुछ बेचना पड़ जाएगा। तो मैं उसको 2 इंस्टॉलमेंट में 1.5 लाख पहले सोचा, तो और मार्केट नीचे आने लग गया था। तो मेरे को एडवाइस भी किया लोगों ने कि चीज़ें डी ठीक नहीं लग रही, मत कर। तो मैं एक मेंटर मानता हूँ, एक जने हैं रोहित गुप्ता। उन्होंने मेरे को बोला भी कि ये चीज़ों में मत घुस, कि चीज़ें अभी डाइसी है, बट मैंने उनकी सुनी नहीं, मैंने कन्वर्ट करा लिया है। वो ₹158 में कन्वर्ट कराए, व्हिच वाज़ प्रीटी ह्यूज अमाउंट फॉर मी फॉर 1.5 लाख शेयर के लिए, ऑलमोस्ट 1,20,000 1 करोड़ 20 लाख दिए और वो कन्वर्ट करा लिया। और उसके बाद वो शेयर मार्केट टूटना शुरू हो गया। तो अब आप ये देखिए कि जुलाई के अंदर मैंने लाइफ़ में उससे पहले लीवरेज नहीं ली, मैंने कभी भी बैंक से लोन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो जुलाई 2008 में अब मैं लीवरेज के साथ हूँ, बिकॉज़ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ दैट। और उससे पहले पैसे इतने आसानी से बन रहे थे कि मेरे पास कुछ भी पैसे आते थे। मेरे पास अगर 10,000 भी आए ना, तो वो अगले दिन सैलरी जिस दिन आती थी उससे अगले दिन वो शेयर में लग जाते थे। तो मेरे पास सिवाय जो घर था जिसमें लोन चल रहा था, उसके अलावा मेरे पास कोई एसेट नहीं था सिवाय शेयर्स। तो मैं आई वाज़ सो मच एनामर्ड बाय इट और उसमें ऑल इन था बेट। फिर जुलाई में लीवरेज आ गई और उसके बाद अगस्त में द फर्स्ट बियर स्टर्न्स की बैंक्रप्सी हुई और फिर लेहमान क्राइसिस सितंबर में आ गया। इस कौन-सी क्राइसिस हुई थी? Bear Stearns was the first company that went bankrupt अच्छा, in the US। ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 हुँ, कि जुलाई से लेके ये ओके। स्टोरी शुरू हो गई थी। लेमन के पहले एक और बैंक था एक जो एक कंपनी बैंक जिसको बैंकरप्ट होने दिया था ओह! और दैट फर्दर क्रिएटेड दिस डोमिनो इफेक्ट, ओके। जिसमें बियर स्टर्न्स वेंट, उसके बाद लेमन वेंट बैंकरप्ट। ये भी बैंक ही थी क्या? हाँ, हाँ, बियर बैंक्स स्टर्न्स? थी, दीज़ वर इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन यूएस ओके। जो व्हिच वर वर्किंग ऑन हाई लेवल। वो एक अलग कहानी है। बट उसके कारण फिर अक्टूबर आया और मेरे जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडेक्स इटसेल्फ करेक्टेड 40%। पोर्टफोलियो गॉट रॉजर्ड इन अ वे दैट वाज़ नेवर आई नेवर इवन इमेजिन्ड। तो नेट-नेट ये था कि पोर्टफोलियो लेवल पे 75% का ड्रॉडाउन था, नेट वर्थ लेवल पे 70% का ड्रॉडाउन था एंड आई माय कॉन्फिडेंस वाज़ शैटर्ड। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या होना। और मैं जाता था, स्क्रीन के सामने देखता था ये हो रहा है। सारा दिन स्क्रीन को देखता रहूँगा, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया और टेंशन लेता रहता था। तो इट चेंज्ड माय बिहेवियर, इट चेंज्ड सो मेनी थिंग्स अराउंड मी। और फिर नवंबर में जाके क्या किया मैंने जो शेयर्स बचे थे, वो बेचे। 30 लाख की एक जो आए वो उसकी एफडी बनाई और वो एफडी आज तक पड़ी है मेरे पास। जस्ट टू हाइलाइट कि जब चीज़ें गलत जाती हैं, तो आप कितना इरैशनल बिहेव करना शुरू कर देते हो। लो पॉइंट पे जाके मैंने ऑलमोस्ट अपना 20-22% का पोर्टफोलियो लिक्विडेट करके उसकी एफडी बना दी कि ये पैसा तो सेफ है, कि मैं इसके इंटरेस्ट से ही जी हुँ। लूँगा। आई थिंक होता है काफ़ी बार लाइक वन्स यू एक्सपीरियंस बिग लॉसेस इन द मार्केट्स देन यू टेक तो सम डिसीजंस व्हिच दिस आर वाज़ वन ऑफ द नॉट मोस्ट रैशनल। इरैशनल डिसीजन दैट आई कुड थिंक ऑफ, बट वो एफडी इसीलिए पड़ी है जस्ट टू रिमाइंड मी कि हाउ this is। And much later, a friend of mine, again, Manoj Dua, eh, introduced me to this term called uncle point. So, what is uncle point? So, अंकल पॉइंट uncle point. ओके, So,
Fascinating. अंकल पॉइंट इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर सबकी ना साइकोलॉजी पेन लेने की अलग है। किसी में जिसका स्पेक्युलेटिव इंस्टिंक्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा बड़े ड्रॉडाउन्स ले सकता है, जिसकी कम है, वो है। यू नो अबाउट द कांसेप्ट जो लोग रिटायर होते हैं जॉब के बाद, अपने सारे पैसे एफडी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एफडी में कभी पैसे घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे ही। तो इसलिए सबका है, बट वो ये नहीं देखते कि एफडी में मेरे को पहली बात 6-7% का रिटर्न आ रहा है और दूसरी बात कि उसपे मैक्सिमम टैक्सेशन है। तो मेरा आफ्टर टैक्स तो रिटर्न 4 साढ़े 4% का है, तो उसपे मैं इन्फ्लेशन को भी नहीं बीट कर रहा। बट उनको है कि मेरा पैसा जो नंबर है वो घटेगा नहीं, ठीक है? तो उनका रिस्क थ्रेशोल्ड बहुत कम है एंड देन दे आर द अदर साइड व्हिच आर द जेन ज़ी यंग पीपल। उनको वो बिटकॉइन भी ले रहे हैं, वो क्रिप्टो भी ले रहे हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं बिकॉज़ देयर एपेटाइट फॉर रिस्क इज़ एट अनदर लेवल एंड देन द एंटायर पॉपुलेशन इज़ समवेयर इन बिटवीन। सो अंकल पॉइंट इज़ दैट थ्रेशोल्ड वेयर जब उतना ड्रॉडाउन आ जाए, तो आपकी नाव हो जाती है। आप कहते हो बस इसके बाद ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था ये नाउ गौरव और कुशाल हैं अगर, अब गौरव इज़ एक्सट्रीमली रिस्क अवर्स वो कहता है कि मैंने शेयर लिए, अब मेरे पोर्टफोलियो पे 20% का ड्रॉडाउन हो गया, दैट इज़ माय आउटर लिमिट, मैं उससे ज़्यादा चाहता ही नहीं। कुशाल कहता है कि नहीं, मैं तो अभी यंग हूँ, मेरे को बहुत कुछ करना है, तो मैं तो कहीं ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, तो अकॉर्डिंगली मैं ब्लू चिप स्टॉक्स ले रहा हूँ, कुशाल एसएमई स्टॉक्स ले रहे हैं जो नई लिस्टिंग्स हैं, तो वो कर रहे हैं। अब मार्केट में करेक्शन आती है, तो वो 20% आ जाती है, 30% आ जाती है। तो खुशहाल कहता है 30% ठीक है यार, डाले हैं तूने, बट 40 हो जाती है, 50 हो जाती है। मेबी जब 60 हो जाए, 70 हो जाए तो खुशहाल भी बोलेगा मैंने क्या किया यार? अपनी लाइफ सेविंग में ऐसे डाल रहा हूँ और फिर सोच भी नहीं रहा। तो एक टाइम पे खुशहाल को भी टेंशन आ जाएगी। तो जिसको जिस पॉइंट पे वो टेंशन आ जाती है, जो उनकी रैशनल सोच को इरैशनल करने पे आ जाता है, वो उसका अंकल पॉइंट है। तो वो अंकल पॉइंट सबका है, बट जब तक टेस्टेड नहीं है तो उनको पता नहीं है कि क्या है। आपका अंकल पॉइंट क्या है? मेरा टेस्ट हो चुका था। 2008 में अच्छी तरह टेस्ट हो गया। तो उसके बाद से जो भी मैं करता हूँ, मुझे अपने ड्रॉडाउन्स पे बहुत मैं वर्स्ट के सिनेरियोज़ के टर्म में सोचता हूँ। तो मुझे हमेशा होता है कि ड्रॉडाउन क्या आ सकता है? एंड दैट हैज़ काइंड ऑफ मोल्डेड माय एलोकेशन स्ट्रैटेजीज़, माय इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ एंड हाउ आई इवन बिल्ड माय पोर्टफोलियो। तो ये अंकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल टूट गया था 2008 में और वहाँ से उसको वापस लाने में बहुत टाइम लगा टू हुँ। गेट द कॉन्फिडेंस बैक टू गेट इनटू द मार्केट इन अ सीरियस उसके बाद कभी हुआ है कि आप आपके अंकल पॉइंट पे नहीं, वापस कभी भी नहीं हुआ, कभी भी। उसके बाद तो मतलब नॉट इवन रिमोटली हुँ। मतलब उसके बाद जो सबसे स्ट्रेसफुल टाइम रहा होगा मेरे ख्याल से मार्च 2020 ही है कोविड का, बट उसमें तो कोई टेंशन नहीं थी मुझे। कैसे? बट क्योंकि मैं हाँ, ये शायद मैंने एंगल बताया नहीं, तो मैं आपको थोड़ी-सी जर्नी हुँ। पीछे जाता हूँ। तो 2008 के बाद मार आ गई। अ, मार्च 2009 में मैंने जॉब ढूँढनी शुरू की, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से तो पैसे बन नहीं सकते और खोएँगे। मैंने मार्च 2009 में जॉब ढूँढनी थी। मुझे आज अभी तक भी याद है कि नया मैंने सूट लिया कि भैया इंटरव्यू फिर से जाना है, करना है और मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए। 6-7 इंटरव्यूज़ दिए, सिर्फ़ एक ऑफ़र मिली और उस ऑफ़र में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने नहीं ली। मैंने अपनी वाइफ़ को जाके बोला कि भैया मुझे 1 साल और दे दे, जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, जहाँ पे मेरा मन लगता है, मेरे को इसमें ट्राई करने दे कि मैं रेगुलर कैश फ्लो बना पाऊँगा, तो मैं करूँगा, वरना मैं फिर अभी टाइम भी खराब है कि 1 साल बाद फिर जाओ। तो वाइफ वाज़ ग्रेशियस इनफ कहती कि ठीक है, करो, जो कर रहे हो। और फिर उस वक़्त ये रियलाइज़ेशन हुआ कि मेरी जो डिग्रीज़ हैं, आईआईटी, आईएम की डिग्रीज़ हैं, वो किसी काम की नहीं है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया। मैंने बहुत कुछ पढ़ा। और उस वक़्त 2 चीज़ें समझ आई, एक थी स्पेशल सिचुएशंस। ये स्पेशल सिचुएशंस होती हैं अनदर टर्म इसका है रिस्क आर्बिट्राज। यहाँ पे आप कॉर्पोरेट एक्शन आता है, चाहे किसी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी को खरीदना है, जिसे मर्जर बोलते हैं, या फिर एक कंपनी के 2 टुकड़े हो रहे हैं, डीमर्जर, जैसे अभी वेदांता में हो रहा है। या फिर एक कंपनी ने दूसरी को खरीदा है और उसके लिए ओपन ऑफ़र आई है।
तो वो कह रहे हैं कि हमने प्रमोटर से तो शेयर्स ले लिए, बट बाकी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ओपन ऑफर आती है। और वैसे ही टेंडर बायबैक, राइट्स इश्यूज़, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं व्हिच आर ड्रिवन बाय वन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स मनी। और उस अनाउंसमेंट के कारण मार्केट प्राइस क्या है वर्सेस उस अनाउंसमेंट के कारण जो चीज़ें होंगी, उसके जो डिफरेंशियल को आप खेलते हो। उसमें इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ में 100% श्योरिटी नहीं है पैसे बनाने की, बट देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल मेक सम काइंड ऑफ मनी। कितना बनेगा वो नहीं पता, लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। बट इफ यू आर डूइंग योर एनालिसिस प्रॉपर्ली देन 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू आर गोइंग टू मेक मनी। तो ये एक रिस्क आर्बिट्राज का कॉन्सेप्ट है जो यूएस में जोएल ग्रीनब्लैट इसके बारे में काफ़ी बात करते हैं थे, पहले करते थे। तो वो एक सीखी, मुझे लगा कि वहाँ से एक इनकम बनी हो सकती है। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वाज़ ऑप्शंस के अराउंड अ स्ट्रैटेजी कॉल्ड कवर्ड कॉल्स। तो वो भी एक वहाँ पे क्यों इंटरेस्ट आया, क्योंकि उस वक़्त पढ़ रहा था, तो पता चला कनाडा के अंदर एक लेडी हैं, एक छोटे से शहर में कनाडा के। शी यूज्ड टू रन अ वेबसाइट कॉल्ड फुली इन्फॉर्म्ड। शी वाज़ लाइक अ मिडल एज लेडी इन हर लेट 40s एंड ही शी वाज़ ट्रेडिंग ऑप्शंस एंड उसका एक वेबसाइट थी फुली इन्फॉर्म्ड। और उसपे वो बताती होती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ और क्या। मैंने वो पढ़ा एंड आई जस्ट गॉट fascinated एंड आई वेंट थ्रू उसकी जो हिस्ट्री है 6-7 साल की, सारे पोस्ट पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया एंड इट फॉर्म्ड अ पिक्चर इन माय माइंड। आई वोंट डिस्क्राइब इट इन टू मच डिटेल बिकॉज़ वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बट वहाँ से मुझे एक स्ट्रक्चर समझ आया कि मैं इस तरह से काम कर सकता हूँ और यहाँ पे एक स्टेडी स्टेट में इनकम आ सकती है। तो एक वो किया और एक स्पेशल सिचुएशन, दीज़ वर द 2 थिंग्स। बट माय कॉन्फिडेंस वाज़ सो शैटर्ड कि मैंने शुरू-शुरू में इतनी छोटी-छोटी क्वांटिटीज़ से किया कि मतलब बहुत ही छोटे रिटर्न्स मतलब आ रहे थे। मेरा रिस्क कैपिटल तो बहुत लिमिटेड था। मेरी एलोकेशन लकीली मैंने आशियाना में कुछ नहीं बेचा था, तो आई टूक हेल्ड ऑन टू इट और एंड देन आई वेटेड फॉर थिंग्स टू हैपन। सो और मेरा फिर धीरे-धीरे करके 2012 आया, 13 आया। 13 में जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि स्पेशल सिचुएशन में पैसे बनने शुरू हो गए थे। You could easily make 25-30% a year on those. So स्पेशल सिचुएशंस का एक और बोलता हूँ कि एक ट्रेड के अंदर आपके रिटर्न ज़्यादा नहीं बनेंगे, 1, 2, 3, 5% बनेंगे। बट द नंबर ऑफ ट्रेड्स यू डू across the year would be many. So you are rotating your capital very fast और उसके कारण आपका ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस वो रिटर्न्स बनते थे जो कि 25-30% हैं। तो वो बनने शुरू हो गए, फिर वहाँ पे कैपिटल भी मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहाँ से पैसे बनने शुरू हो गए एंड फाइनली आई वुड से बाय 2013-14 आई गॉट माय कॉन्फिडेंस बैक टू अगेन स्टार्ट डिगिंग डीपर एंड डूइंग थिंग्स एंड एलोकेटिंग मनी। बट इसके कारण ये हो गया था, अब मैं कंसंट्रेशन के टर्म में तो मेरे को डर लग गया। तो देन देयर वाज़ दिस अदर साइड कि अगर अब मार्केट मेरे दिमाग में तब से था कि शेयर इतने पिट गए हैं, तो जब शेयर थोड़े बढ़े, 5 गुना हुए, 10 गुना हुए कुछ शेयर मेरे 2014 में, तो वो आपको याद होगा 2013 में मोदी जी नॉमिनेट हुए थे एज़ अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी। 2014 के अंदर वो बन भी गए व्हेन तो मार्केट रैली हुआ था। मैंने जो शेयर्स मेरे जो रैली कर गए थे, वो उनको बेचना शुरू कर दिया और उनको सिर्फ़ एफडी वो बेसिकली डेट फंड या एफडी में डाल के छोड़ दिया। क्यों? कि ये कैश कॉल है, अब मेरे को हो गया है कि वहाँ पे सोच मेरी क्या थी कि मैंने एक शेयर लिया है, मैंने ये सोच के लिया है कि ये 3 साल में डबल हो गया। अब 1 साल में डबल हो गया है, तो मेरे रिटर्न्स प्रीपोन हो गए हैं। तो अब मैं क्यों रिस्क लूँ? तो अब मैं अपने रिटर्न्स को रिस्क फ्री एफडी में बनाता हूँ और फिर जब मार्केट करेक्ट करेगा तो मैं फिर से डालूँगा। तो इन इन इफेक्ट दिस वाज़ अ कॉल ऑन टाइमिंग द मार्केट। तो धीरे-धीरे करके ये बेचता गया, कुछ और लेता नहीं गया। तो बाय 2016 तक मेरे पास 40% कैश हो गया था पोर्टफ़ोलियो। ठीक है, फिर से मैं कैश कॉल ले ली। आई सेड कि मैं कैश कॉल ले रहा हूँ कि अब मार्केट जब अगली बारी करेक्ट होगा, बड़ा करेक्शन आएगा, उसमें डालूँगा। ये सोच के आई वाज़ वेरी कंटेंट इन व्हाट आई वाज़ डूइंग एंड देन 2020 मार्च केम फाइनली करेक्शन आई। इंडेक्स में भी उस वक़्त भी मार्च में इंडेक्स
मटीरियली करेक्टेड इन अ वेरी बिग वे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पहले पता था कि ये 40% तो बाहर है, इससे मेरा काम आराम से चलता है, तो टेंशन नहीं थी। और दूसरा कि ये था कि ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो है तो सबको अगर इफ़ेक्ट करेगा तो उसमें मैं भी एक होऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बट जो मेरे पार्टनर मैं 2016 से किसी के साथ एज़ अ पार्टनरशिप रन कर रहा हूँ, सिद्धार्थ अग्रवाल। हम दोनों इकट्ठे इन्वेस्ट करते हैं, वो मेरे जूनियर हैं आईआईटी दिल्ली से। तो मैं उनकी रिस्क एपेटाइट मेरे से अलग लेवल पे है। तो उन्होंने मार्च में तो नहीं, अप्रैल में शेयर्स लेने शुरू कर दिए, मैंने नहीं लिए। मैंने कहा मुझे तो बहुत अनसर्टेनिटी है क्या है? और मैंने उस अप्रैल से लेके दिसंबर 2020 में कोई शेयर नहीं लिया क्योंकि 40% कैश जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ द पोर्टफोलियो हो गया था क्योंकि बाकी शेयर तो पिट ही गए थे कि मेरे को ये था कि ये सेफ रखें तो सेफ है। एंड फिर फाइनली मुझे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 समझ आया कि जो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहा था वो तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि इनफैक्ट कंपनीज़ के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द डिसरप्शन इन लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। और मैंने उसमें कुछ पार्टिसिपेट किया ही नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो कैश कॉल किस बात की है? अगर मैंने बोला है कि ये मेरे को इन्वेस्ट करने हैं तो कब करूँ? तो 2021 से वो इन्वेस्ट करने शुरू किए। बट उस वक़्त वो जो सबसे बड़ा लेसन मेरे को समझ आया कि कैश कॉल लेने का एटलीस्ट मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि मैंने तो इफेक्टिवली वो पैसा मार्केट से निकाल दिया और फिर डाला ही नहीं। तो मैं अपनी कंपाउंडिंग को ही हिट कर रहा हूँ। तो जब वो रियलाइज़ेशन आया तो ये चीज़ समझ आ गई कि अब मैं कैश कॉल्स नहीं लेने वाला। सो आज की डेट में मेरी कोई कैश कॉल नहीं होती। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ और जब मुझे टेंशन होती है जैसे ये अभी जो अ, उसके बाद यूक्रेन वॉर आया और फिर अभी के लिए जो ये ईरान के साथ हो रहा है। तो मुझे जब टेंशन होती है तो मैं अपनी पोर्टफोलियो के हेज लेने के लिए पुट्स खरीद लेता हूँ। तो वो लॉन्ग डेटेड पुट्स सिर्फ़ निफ्टी के मिलते हैं तो मैं निफ्टी से ले लेता हूँ। और एक टैक्टिकल कॉल एक और जो मैं यूज़ करने लगा हूँ आज की डेट में, वो है पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप्स हैं, पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स हैं। तो जो लार्ज कैप्स हैं, उनमें डाउनसाइड भी कंट्रोल्ड है, बट अपसाइड भी लिमिटेड है। स्मॉल कैप्स इज़ ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कि वो उसमें रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बट ड्रॉडाउन्स भी बहुत हैं। तो मैं एक रेशियो देखता था एनएससी बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स जो कि जो मार्केट का जो सारा शेयर्स हैं जो किसी भी इंडेक्स में नहीं आते, बीएसई के किसी भी इंडेक्स में नहीं आते, वो बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में होते थे। दैट प्राइस ऑफ दैट इंडेक्स डिवाइडेड बाय निफ्टी निफ्टी इंडेक्स, वो रेशियो आप देखो तो उसकी भी चार्ट बन जाती है। तो ट्रेडिंग व्यू में यू कैन वॉच दोज चार्ट्स। तो वो चार्ट में देखता था कि उसकी पूरी रेंज है, तो एक रेंज से ऊपर जा रहा है तो मैं मेरा डिसीजन पॉइंट ये होता था कि मैं स्मॉल कैप से वेटेज घटा के मैं लार्ज कैप्स में लाऊँगा और जब वो एक रेंज से नीचे आ जाएगा तो मैं स्मॉल कैप्स में फिर से घुसूँगा। तो दैट इज़ द अदर स्ट्रक्चर दैट आई हैव ट्राइड टू फॉलो ओवर टाइम। तो अब ये हो गया है कि मुझे कैश कॉल नहीं लेनी, ये सोच में आ गया है कि मेरी कोई ज़ीरो एबिलिटी है मार्केट को प्रेडिक्ट करने की। तो यहाँ पे the whole idea is to be prepared, not predict what things are. So हार्वर्ड मार्क्स का एक फेमस ये कोट है टू प्रिपेयर नॉट प्रेडिक्ट। तो मैं भी बिल्कुल उस मोड में आ गया हूँ कि आप मेरे से आज पूछोगे कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता। बट मार्केट क्या करेगा मुझे पता है, मैं क्या करूँगा उसके। सो आई जस्ट ट्राई टू रिएक्ट टू व्हाट द मार्केट इज़ डूइंग। सो दोनों केसेस में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। स्पेशल सिचुएशंस एक आपने बोला और एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बोला। हाँ कवर्ड कॉल आल्सो ऑल्दो इट्स लिटिल टेक्निकल बट मे बी ब्रीफली अपन थोड़ा श्योर, श्योर। डिस्कस कर सकते हैं। बट स्पेशल सिचुएशंस में पहले बात करते हैं। हाँ जी। अभी एट करंट इन 2026 या अभी के प्रेज़ेंट के हिसाब से कौन-सी कंपनीज़ है जो स्पेशल सिचुएशंस के थ्रू जा रही है? एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड योर थीसिस कि अगर ये होता है तो मैं ये कंपनी को इन्वेस्ट करूँगा, नहीं करूँगा, आप कैसे देखोगे? सो मतलब मैं हाँ, मतलब स्पेशल सिचुएशन में आपको बताता हूँ। एक मैं थोड़ा-सा आपको हाइलाइट करना चाहता हूँ कि मेरी जो सोच है हमेशा, मैं आई ट्राई टू थिंक कॉन्ट्रेरियन। तो मैं
ग्रोथ इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, इफ़ यू कैन थिंक इन दोज़ टर्म्स। तो जब शेयर पिट जाते हैं, आउट ऑफ फ़ेवर चले जाते हैं, तब मेरा इंटरेस्ट आता है। ग्रोथ इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर में क्या फ़र्क होगा? यार ग्रोथ इन्वेस्टर वो होते हैं हू आर ट्राइंग टू बाय शेयर्स व्हिच आर doing very well right now. And because they are doing very well, whether it's terms of sales growth, profit growth or market interest, तो जब ये होगा तो पॉपुलर स्टॉक्स हैं वो, तो उनकी वैल्यूएशंस भी हाई होंगी। बट तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप बोलते हो कि आगे भी ये इसके प्रॉफिट डबल हो जाएँगे 1 साल में, 2 साल में, ये है। तो उस वक़्त आप यू टेंड टू बाय दोज़ शेयर्स जिसमें ये बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं और पॉपुलर हैं, बट बिकॉज़ दे आर पॉपुलर वो महँगे भी बहुत हैं। तो यू आर नॉट वरीड अबाउट कि मैं किस रेंज में खरीद रहा हूँ, यू आर सेइंग कि भैया जो आज महँगा लग रहा है बिकॉज़ ऑफ द ग्रोथ इन अर्निंग्स वो कल को सस्ता लगेगा और वो उस आगे 2 साल की वैल्यूएशन में आज की डेट में सस्ता है, तो इसलिए जब वो अर्निंग्स आ जाएँगी तो शेयर मेरे को रिटर्न्स आ जाएँगे। तो वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग ये है कि जब शेयर्स में पिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अर्निंग्स गायब हो गई। कमोडिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है कि भैया प्राइस टूट गई, तो सडनली अच्छे प्रॉफ़िट आ रहे थे, तो प्रॉफ़िट ही गायब हो गए या लॉसेस आने शुरू हो गए। तो फिर जब लॉसेस आ रहे हैं तो शेयर पिटेंगे। तो उस वक़्त आप देख रहे हो कि शेयर बुक वैल्यू से भी नीचे आ चुका है। बुक वैल्यू का मतलब है एटलीस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स जो थी आज की डेट में उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब बुक वैल्यू से नीचे हो रहा है तो मेनी टाइम्स इसका मतलब है कि जो एसेट्स कंपनी के अंदर हैं वो अगर आज की डेट में बनाने लगो, तो उससे महँगे ही लगेंगे। तो आप उसको डिस्काउंट पे खरीद रहे हो। तो उसको सो कॉल्ड वैल्यू हुँ। इन्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब बट ये एक कहने का तरीका है, मैनी पीपल आर्ग्यू कि ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग में भी हो सकता है कि शेयर महँगा है, बट शायद इतना महँगा नहीं है, गिवन कि कैसे उसकी अर्निंग जैसे NVIDIA इज़ अ क्लासिक केस। NVIDIA is the most expensive or the largest market cap stock globally right now. ठीक है? बट जिस तरह से उसकी अर्निंग्स ग्रो कर रहे हैं, देयर इज़ अ आर्गुमेंट कि वो अभी भी बहुत सस्ता है, देयर आर इनफ पीपल हू आर बाइंग इट। एंड देयर इज़ द अदर आर्गुमेंट कि ये सारे प्रॉफिट्स इन्फ्लेटेड हैं, जैसे ही कॉम्पिटिशन आएगा ये प्रॉफिट्स वैनिश हो जाएँगे। आपको क्या लगता है? मतलब मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन सूनर और लेटर आएगा। मतलब आई विल नॉट बी द गाय हू इज़ गोइंग टू बाय द लाइक्स ऑफ NVIDIA। व्हाई? अ, बिकॉज़ वन मुझे लगता है कि दे दे फाउंड अ निश, उस निश के अंदर बिकॉज़ ऑफ एआई डिमांड उस निश की बहुत वैल्यू हो गई और वो उन इस वक़्त वो कुछ जो भी प्राइस बोल रहे हैं उनको मिल रहा है और डिमांड इतनी ज़्यादा है कि देयर इज़ एन ऑटो बाय। बट जब इतनी डिमांड हो जाती है इट अट्रैक्ट्स कॉम्पिटिशन। तो अदर कंपनीज़ आर स्क्रैम्बलिंग टू बिल्ड सिमिलर चिपसेट्स, तो दे माइट बी बिहाइंड देम बट डज़न्ट मीन कि कोई और इनोवेशन नहीं आएँगी जहाँ पे कोई और उनसे मतलब टेक्नोलॉजी में तो ये होता ही है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम इन माय माइंड। आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग, ये तो यार दीज़ आर ऑल ओपिनियंस। तो बट मुझे इतना पता है कि मैं नहीं लूँगा एनवीडिया एंड बट द वर्ल्ड वुड वांट टू बाय इट एंड देयर इज़ द स्ट्रीक ऑफ कॉन्ट्रेरियज़्म इन दैट सेंस। सो या सो कमिंग बैक, सो आप बोल रहे थे ग्रोथ इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर। हाँ, या तो ठीक है, तो मैं कॉन्ट्रेरियन टर्म में सोचता हूँ, तो जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि वेदांता का शेयर था, वो शेयर काफ़ी बिकॉज़ ऑफ द पास्ट मिसडीड्स ऑफ द प्रमोटर मतलब उन्होंने कई सारे किए थे, तो वो एक कमोडिटी था पहली बात, एल्यूमीनियम, ज़िंक ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील ये सारे उसमें वर्टिकल्स थे उसके, तो वो शेयर नीचे पिट रहा था। And then there was a failed delisting also that happened and people were just not happy with that. तो जनरली कमोडिटी स्टॉक्स के हिसाब से भी वो काफ़ी सस्ता ट्रेड होता था बिकॉज़ ऑफ द प्रोमोटर एंटीसिडेंट्स। देन सडनली दे अनाउंस्ड कि हम अपनी कंपनी को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक अलग कंपनी को हम लिस्ट करेंगे। मतलब दैट बिकेम अ ट्रिगर पॉइंट। आई चेक्ड ऑन द वैल्यूएशंस, दे वर प्रीटी चीप एंड देन आई हर्ड आल्सो दिस व्यू अराउंड एल्यूमीनियम कि मतलब जैसे
एज अ कमोडिटी आई फेल्ट कि एल्यूमिनियम इंडिया में स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस भी हैं, देयर वेरी फ्यू कंपनीज जो एल्यूमिनियम के अंदर स्केल पे इंडिया में काम करती है। तो थीसिस बीइंग इज कि नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को एंड वेदांता आर द ओनली थ्री कंपनीज। और नेशनल एल्यूमिनियम गवर्नमेंट कंपनी है, सो उसको वो सारी चीज़ें पहले से मिली हुई थी, बट इट्स नॉट द मोस्ट एफिशिएंट। हिंडाल्को डाउनस्ट्रीम पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था, अपस्ट्रीम पे नहीं कर रहा था, एंड वेदांता हैड्स द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन इंडिया इन एल्यूमीनियम एंड इट वाज़ वेरी, वेरी अंडर प्राइस्ड। और इसमें नया कॉम्पिटिशन आना भी मुश्किल था, तो दैट वाज़ माय कॉन्ट्रेरियन व्यू। द मार्केट व्यू वाज़ कि प्रमोटर अच्छा नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टोटली इग्नोर्ड द कंपनी। तो वो इट वाज़ ट्रेडिंग एट क्लोज टू $300 जस्ट 2 years back. And once they announced, and since the special situation came in, I loaded on. I made it the highest allocation in my portfolio at that point. Since then, their demerger had many ups and downs. जो वो 1 से 6 कंपनियाँ करने वाले थे, उनमें से एक को अप्रूवल ही नहीं मिला, तो उन्होंने 1 की जगह 5 कंपनीज़ किया। तो उसके कारण डिलेज़ आए। फिर उनके जो डीमर्जर, क्योंकि उसमें डेट भी था, तो डेट के को कैसे डिवाइड करेंगे? गवर्नमेंट ने जो केन अर्स्टवाइल केन ऑयल एंड गैस होती थी, जो अब वेदांता के अंदर ही मर्ज हो चुकी थी, उसमें कहा कि उसकी कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, तो गवर्नमेंट ने अपोज़ किया उनके डीमर्जर को। तो एक बार ये क्वेश्चन मार्क हो गया, डीमर्जर होगा भी कि नहीं? तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इट प्लेड आउट एंड देन द एल्यूमीनियम साइकिल स्टार्टेड प्लेइंग आउट। एल्यूमीनियम जो पिछले साल 2200 पे था, डॉलर्स पर टन, आज की डेट में $3600 पर टन पे आ चुका है। और साथ में दे हैड आउटलाइन्ड देयर एक्सपेंशन प्लान्स, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये एल्यूमीनियम भी बना रहे हैं, बॉक्साइट की माइंस भी कर रहे हैं और कोल भी बना रहे हैं। तो देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमीनियम इज़ गोइंग डाउन, देयर एल्यूमीनियम कैपेसिटी इज़ बीइंग इंक्रीज्ड, एंड देन ऑन द अदर साइड द एल्यूमीनियम प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। सो उसके कारण ये सारे एस्पेक्ट्स को प्ले करते हुए अच्छा, एक एंगल बताना भूल गया, जो वेदांता रिसोर्सेज़ जो पेरेंट कंपनी है, उसके पास डेट बहुत सारा था, तो देयर वाज़ दिस इश्यू कि ये डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो तो उसके कारण भी देयर वाज़ दिस बिग ओवरहैंग, बट क्योंकि पेरेंट कंपनी को इतने पैसे चाहिए थे डेट को सर्विस करने के लिए, तो वेदांता यूज्ड टू पे ह्यूज डिविडेंड्स। तो वो डिविडेंड्स अपस्ट्रीम जाते थे ताकि वो अपना डेट रिपे कर सके। तो ऑल दिस वर एडिंग अगेंस्ट द स्टॉक, बट वंस द एल्यूमीनियम साइकिल स्टार्टेड प्लेइंग आउट, the share since then, before the demerger, rallied from 300 to 770 or so before the demerger. And even post the demerger, I think the share will make a decent amount of money. अभी तक सिर्फ एक ही लिस्टेड है जो रेजिडुअल कंपनी है, बट दैट इज़ ओनली द होल्डिंग कंपनी फॉर हिंदुस्तान जिंक। द जिंक साइकिल हैज़ आल्सो प्लेड वेरी द सिल्वर। तो हिंदुस्तान जिंक जिंक बनाता है और सिल्वर साइड प्रोडक्ट है उसका, माइनिंग का। और सिल्वर की प्राइसेज़ आपको देखा है कि क्या हुआ है। तो हिंदुस्तान ज़िंक इज़ द ओनली प्रॉक्सी ऑन सिल्वर इन इंडिया एट स्केल। अच्छा, उसके अलावा कोई भी नहीं है और? हिंदुस्तान ज़िंक इज़ नाउ इफेक्टिवली द टॉप 3 प्रोड्यूसर्स ऑफ ज़िंक। तो हुँ। वो लेड लेड की जब ज़िंक की माइनिंग करते हो तो लेड निकलता है और लेड के साथ सिल्वर मिलता है। अच्छा। तो हिंदुस्तान ज़िंक मेक्स अबाउट 650 टन्स पर ईयर ऑफ, एंड इट्स अमंग द टॉप 10 सिल्वर मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली, माइनर्स ग्लोबली। हुँ। तो से तो ये सब चीज़ें प्ले आउट हो रही थी, तो कभी मुझे तो टेंशन नहीं हुई, मार्केट ने उसको रीरेट कर दिया, तो दैट वाज़ वन वे ऑफ प्लेइंग दिस स्पेशल सिचुएशन। तो आई स्टिल फील कि सम मनी इज़ गोइंग टू बी मेड विद द लिस्टिंग। द एल्यूमीनियम कंपनी इज़ येट टू बी लिस्टेड, आई डोंट नो वेयर इट विल बी लिस्टेड। सो इन माय माइंड हाउ टू प्ले दिस डीमर्जर वाज़ कि एक मेरी कन्विक्शन थी एट द कोर सेट ऑफ बिज़नेसेस, और जो अब नई 4 कंपनीज़ लिस्ट होंगी, मुझे नहीं पता किस प्राइस पे लिस्ट होंगी। बट मेरे पास एक रेंज है उनकी कि इस प्राइस में फेयर वैल्यू है। अगर उस प्राइस से नीचे लिस्ट होता है, तो मैं और खरीदने के लिए तैयार हूँ। अगर उस प्राइस से ऊपर बिकता है उस रेंज से, तो मैं बेच दूँगा। तो आई कैन डबल डाउन ऑन द शेयर और आई कैन एक्सिट। तो दैट फ्रेमवर्क हेल्प्स मी इन होल्डिंग ऑन टू दोज़ कंपनी। एल्यूमीनियम की प्राइसेज़ क्यों इतना रैली हुआ था एंड ऐसा कैसे एल्यूमीनियम की हुआ? प्राइसेज़ यार स्ट्रक्चरल है कि ICE engines are being replaced by EVs,
एंड ईवी जो कार्स हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूसेज इज मच मोर। तो एक वो डिमांड के कारण है। द अदर इज कॉपर इज इन अ ह्यूज शॉर्टेज। तो कॉपर गिवन सब कुछ जो हो रहा है कि कॉपर तो सर्व कर ही नहीं सकता। नाउ कॉपर इज यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इट्स द मोस्ट एफिशिएंट मेटल। बट अगर कॉपर नहीं अवेलेबल है तो उसका नेक्स्ट बेस्ट प्रोसेस एल्यूमिनियम। इनफैक्ट कल मैं नरेश कटारिया के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाया। एल्यूमिनियम एंड कॉपर की प्राइसेस आर लाइक डायरेक्टली कोरिलेटेड, मतलब इतना एकदम, वो जो चार्ट था ना, वो चार्ट में मतलब गैप इतना कम था कि जैसे एल्यूमिनियम की प्राइस बढ़ती है, कॉपर की बढ़ती वो है। थोड़े टाइम में वैसे गैप्स बढ़ सकते हैं बट वो अल्टीमेटली दे विल कैच अप। या डेल कैचअप। एंड उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि रेशियो होता है एल्यूमिनियम प्राइस टू कॉपर प्राइस। हाँ, ये रेशियो अगर 3.5 3.6 के ऊपर अगर गया, जैसे एल्यूमिनियम टू कॉपर, तो वो प्राइसेस मैच हो कॉपर जाएंगे। टू एल्यूमिनियम। हाँ, कॉपर टू एल्यूमिनियम, सॉरी। हाँ, तो वो रेशियो इंटैक्ट होने के हिसाब से वो हाँ, प्राइसेस तो वो ऐसे ही वो लॉजिक गोल्ड सिल्वर में होते हैं। सो हाँ, सम पीपल बॉट करेक्ट। सिल्वर सिंपली बिकॉज़ ऑफ दैट। सो मतलब दैट्स अ वेरी वे इंटरेस्टिंग वे ऑफ थिंकिंग। आई डोंट इन्वेस्ट लाइक दैट बट एल्यूमिनियम में और एक बड़ा साइकिल हो गया कि जो ईरान वॉर हुआ तो ऑलमोस्ट 15% ऑफ द ग्लोबल एल्यूमिनियम इज मैन्युफैक्चर्ड इन इन मिडल ईस्ट। हुँ, तो वो पूरे एल्यूमिनियम की सप्लाई रुक गई। एल्यूमिनियम में कॉस्ट क्या है? कोल है, बॉक्साइट है और सबसे बड़ी है कन्वर्जन कॉस्ट की एल्यूमिनिया टू एल्यूमिनियम इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चीप है, वहाँ पे एल्यूमिनियम बनता है। हुँ, तो क्योंकि मिडल ईस्ट में गैस है जो फ्लेयर अप करनी पड़ती है तो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इवन दो दे डोंट हैव बॉक्साइट डिपॉज़िट्स। हुँ। और वैसे ही कनाडा में क्योंकि हाइड्रो पावर चीप थी, तो कनाडा इज़ अ बिग मैन्युफैक्चरर ऑफ एल्यूमिनियम। और ये कॉपर का शॉर्टेज क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा? Yeah, because copper is much मतलब availability of copper in the earth's crust is much lower than other metals. हुँ, तो जो पहले और बहुत ही लिमिटेड कंट्रीज में हैं और जो ग्रेड ऑफ कॉपर होता था एक टाइम पे यू कुड फाइंड ओर विच हैड 2.5% कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर और अब जो ओर्स आ रहे हैं दे आर लेस देन 1% और नई माइंस भी नहीं मिल रही हैं एंड कॉपर इन द ईवी ट्रांजिशन कॉपर इज़ द कोर। जो सारी जो मोटर्स हैं, मोटर्स के अंदर कॉपर ही लगेगा, वहाँ एल्यूमीनियम भी नहीं लग सकता। जनरेटर्स और हुँ, मोटर्स के अंदर जो वाइंडिंग कोर्स हैं, वहाँ पे कॉपर ही चाहिए। हुँ। तो इसलिए कॉपर की वो साइकिल हैं, तो वो सुपर साइकिल हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपने एक मैक्रो ट्रेंड पकड़ा, उस पे आपको लग रहा था सस्ता है एंड देन यू प्ले एंड देन अ स्पेशल सिचुएशन आल्सो केम इन। सो मल्टीपल फैक्टर्स या केम इन, सो इट वाज़ ईज़ी टू होल्ड ऑन टू सच स्टोरीज़। एनी अदर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम वेदांता सो स्पेशल सिचुएशन से? स्पेशल सिचुएशन में एक और जो रिसेंट थी व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आई फील इज़ कंपनी कॉल्ड यूपीएल, यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड। तो ये भी काफ़ी बड़ी कंपनी है और एग्रो केमिकल्स की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसमें इंडिया इज़ ओनली अबाउट 25% ऑफ इट्स ऑपरेशन, बाकी 75% इंडिया से बाहर है और ये कंपनी लार्जली एक्विजिशन से बनी है ओवर टाइम। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है बट हुआ क्या था कि यूपीएल ने पैसे रेज़ करने के लिए इसमें भी डेट था, एक एक्विजिशन किया डेट था, तो उसको उसके कारण शेयर पिट रहा था। तो इन्होंने पैसे रेज़ करने के लिए राइट्स इश्यू निकाला। नाउ राइट्स इश्यू में भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि उन्होंने उसमें पार्टली पेड अप शेयर्स दिए, फुली पेड अप नहीं दिए। तो जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, वो अ, दे सपोज़ कैसे अगर आप उसको समझ जाते हो कि ₹10 का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू टिपिकली शेयर्स की 10 होती है। तो अगर उन्होंने बोला कि ₹5 का पार्टली पेड अप शेयर है, तो मतलब वो कहेंगे कि जो भी शेयर प्राइस है, सपोज़ उस वक़्त वो ₹600 पे ट्रेड हो रहा था। तो वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ 50% पैसे माँग रहे हैं, तो ₹300 जो भी शेयर का राइट्स इश्यू राइट्स आई थिंक वाज़ क्लोज़ टू 400 समथिंग इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो उसका हम सिर्फ़ आपसे 50% माँग रहे हैं और जो बाकी के जो पैसे हैं, जब हम कॉल मनी आपसे माँगेंगे तब आपको देने हैं। नाउ टिपिकली व्हाट हैपेंस इज़ कि जितना पैसा उन्होंने मँगाना है, तो पार्टली पेड शेयर उस डिफरेंस के हिसाब से ट्रेड होना चाहिए। वो भी ट्रेडेबल है शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। तो
तो द मार्केट प्राइस ऑफ यूपीएल fully paid up share minus the money to be called on the partly paid is where the partly paid share should trade. But that share started trading at a 10% discount. Now, UPL was also in FNO, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में है. तो व्हाट यू कुड डू, आप पार्टली पेड शेयर ले लो, खरीद लो, फ्यूचर से हेज कर लो. तो आपने मार्केट रिस्क एलिमिनेट कर दिया. अगर शेयर नीचे जाएगा तो वो भी नीचे जाएगा, फ्यूचर नीचे जाएगा. अगर शेयर ऊपर जाएगा तो पार्टली पेड भी ऊपर जाएगा और फ्यूचर्स भी ऊपर जाएँगे, क्योंकि आप शॉर्ट हो तो आपको लॉसेस होंगे. तो आपने अपने आप को ट्रेड में लॉक कर लिया. बट जब ये पार्टली पेड शेयर फुली पेड आप में कन्वर्ट होगा, तो ये फुली पेड शेयर के प्राइस पे ट्रेड होगा. तो वो जो 10% का डिस्काउंट है, वो आपको सारा मिल जाएगा. वो यू विल कैप्चर. सो और इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि वो पार्टली पेड था, तो आपको उतना कैपिटल भी नहीं डालना. तो ऑन द कैपिटल वो 10% का जो रिटर्न दिख रहा था, वो एक्चुअली मैग्नीफाई होके 16-17% हो गया था. और साथ में उसके साथ एक और एंगल था कि जब आप फ्यूचर को रोल करते हो, मतलब रोलिंग का मतलब है 1 महीने के कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे महीने में जाते हो, तो फ्यूचर्स हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं. तो बट आप जब शॉर्ट कर रहे हो, तो आपको वो प्रीमियम आपको मिल रहा है. आपको देने जब आप लॉन्ग होते हैं तो आपको देना पड़ता है, जब आप शॉर्ट हो गए तो आपको मिलेगा. तो वो भी मिल रहा है. तो जितने महीने तक वो नहीं था, तो आपको वो प्रीमियम मिल रहा था. तो विद ज़ीरो रिस्क ऑन द ट्रेड, यू इफेक्टिवली मेड अबाउट 20% रिटर्न. वो थोड़ा लंबा खिंच गया था, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग. मेरे तो एक दोस्त हैं, उन्होंने खरीदा और 2 हफ्ते में ही उनको वो ऑलमोस्ट 13-14% का रिटर्न मिल गया. हाँ, और उन्होंने वाह! क्वांटिटी में खरीदा था. अच्छा, तो मतलब मार्केट में स्पेशल सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि डिपेंडिंग ऑन हाउ थिंग्स आर प्लेइंग आउट, समटाइम्स यू कैन मेक वेरी गुड रिटर्न्स. यू जस्ट हैव टू कीप योर आईज़ एंड ईयर्स ओपन, एंड यू नीड टू लर्न टू टेक पोजीशन साइजिंग उसमें कैसे करनी है. तो कैसे मैं एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आइडेंटिफ़ाई करूँ कि ओके मुझे अभी ये पार्टली पेड अप शेयर, ये कंपनी के पार्टली पेड अप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? यार, जब पहली बात राइट्स इश्यू कम आते हैं और उनमें से 10 में से 1 शेयर होगा जहाँ पे पार्टली पेड है, तो वो तो होमवर्क करना पड़ेगा कि कंपनी को भी समझना है आपने कि मैं इस कंपनी में लॉन्ग भी होना चाहता हूँ कि नहीं. और दूसरा एक एंगल है, इसमें आप रिस्क नहीं ले रहे थे क्योंकि आप फ्यूचर्स से शॉर्ट कर रहे थे. बट एफएनओ तो 5,000 कंपनी में, एफएनओ तो सिर्फ 200 कंपनीज़ में. डू यू रिकमेंड एनीवन हू इज़ वाचिंग दिस कि यंग एज है सपोज़, तो थोड़ा-सा लेवरेज लेके रिस्क लेनी चाहिए पोर्टफोलियो पे या लेवरेज लेना ही नहीं चाहिए स्टार्ट में? यार, मतलब आई एम नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ लीवरेज, बट मैं ये भी समझता हूँ कि जब आप थोड़े यंग होते हो, तो आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है. एज़ योर एज ग्रोज़, योर रिस्क एपेटाइट इज़ बाउंड टू गो डाउन. हुँ, तो शुरू में क्योंकि कैपिटल थोड़ा कम होता है और आप थोड़ा लीवरेज ले रहे हो, बट यार नेट लीवरेज के साथ प्रॉब्लम ये है, एक बारी आपने शुरू कर दिया तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी. अब 2 सिनेरियोज़, आपने लीवरेज लिया, आपको बेनिफिट मिल गया, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप लेते ही रहोगे टिल द टाइम दैट बिग हिट कम्स, जिसमें हम मार खाएँगे. या सो मतलब एज़ अ हैबिट यू शुड अवॉइड लीवरेज. हुँ, कुछ लोग लेते हैं बट उनकी लीवरेज बहुत मार्जिनल होती है, वो 10-15, जैसे हम कह रहे हैं, हम कवर्ड कॉल में कह रहे हैं, हमारी लीवरेज 15-20% से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी. हम उससे ज़्यादा लीवरेज लेने का कोई वो प्लान भी नहीं है, क्योंकि लीवरेज कट्स बोथ वेज़. इट विल मल्टीप्लाई योर रिटर्न्स, और मार्जिन पे मार्केट में 20% की करेक्शन आएगी और आपका सारा मार्जिन ज़ीरो हो जाएगा. हुँ, मतलब आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा. तो वो जब तक आपके साथ होगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगी ये बात. राइट, सो बफेट यूज्ड टू से कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ स्टिल ज़ीरो, हुँ, या नो मैटर द स्टार्टिंग कैपिटल. एनी अदर बुक दैट यू रिकमेंड आवर ऑडियंस हू इज़ वाचिंग दिस? So I really love this book called Misbehaving by Richard Thaler. अ, ये बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर है कि वो कहते हैं कि पूरी जो इकोनॉमिक्स है, इट्स बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट दैट अ रैशनल ह्यूमन बीइंग विल एक्ट डिपेंडिंग ऑन उसके आसपास क्या हो रहा है. बट वो यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो रैशनल कैसे है, कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस द ह्यूमन बिहेवियर विल चेंज.
देयर इज दिस बिहेवियरल फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट है लॉस एवर्जन का। तो अगर आपने ₹100 कमाए या ₹100 लूज़ किए, द पेन ऑफ लूजिंग ₹100 इज़ मच मोर देन द जॉय ऑफ मेकिंग ₹100। ये फैक्ट है। तो बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर वो कहते हैं कि लॉस ऑफ 100 वर्सेस गेन ऑफ 100 इज़ नॉट द सेम थिंग, व्हेयरएज़ इकोनॉमिक्स वर्क्स अंडर द असम्पशन कि दोनों बराबर हैं। तो वो ये किताब हाइलाइट करती है कि अगर आप बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को देखो, तो आपको ह्यूमन बिहेवियर कहीं बेटर समझ आएगा और अकॉर्डिंगली आप बिहेव करोगे। मतलब मार्केट में 2 ही सेंटिमेंट हैं, या तो फ़ियर है या ग्रीड है, ठीक है? एंड दैट सेंटिमेंट ऑफ फ़ियर एंड ग्रीड विल ड्राइव द वैल्यूएशन। तो अगर आप बोलो कि ये सेंटिमेंट ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि मार्केट में कब वैल्यूएशंस हीट अप हो रही हैं और कब वैल्यूएशन, अगर आप उस तरह से सोचना शुरू करो। तो आई थिंक इट्स उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स हैं, उसमें बहुत ही ह्यूमरस तरीके से वो समझाता है और मुझे वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड इन द लास्ट 10 इयर्स। लवली। तो आपने आई थिंक 3 केस स्टडीज़ डिस्कस की, आशियाना हाउसिंग, यूपीएल, वेदांता एंड ऑफ कोर्स यूनिटेक आल्सो, तो 4 हाँ केस जी। स्टडीज़। बट रीसेंट एग्ज़ाम्पल्स में, रीसेंट टाइम्स में, ऐसे लास्ट 2-3 इयर्स में ऐसा कोई मल्टी बैगर जो आपके जर्नी में मल्टी आया हो? बैगर आया है कोविड के बाद से, बट उसमें कहूँगा कि मेरी सोच थोड़ी कम थी। मेरे जो दोस्त हैं मनोज दुआ, उनकी कन्विक्शन पे लिया एंड इट हैज़ वर्क्ड आउट वेरी वेल। सो कौन-सा था ये? अ कंपनी कॉल्ड टीडी पावर। ओके। तो टीडी पावर इज़ अ कंपनी दैट मेक्स जनरेटर्स। तो वो एक सर्टेन कैपेसिटी के जनरेटर्स बनाते हैं और पहले वो कम्पीट करता था सीमेंस और एबीबी से इंडिया में। तो इंडिया में जो सारी डिमांड आती थी एज़ बैकअप जनरेटर्स इंडस्ट्री से आती थी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट demand shrunk. So the company was gradually building its credentials to export generators globally. So there was this long transition period. हाँ, उससे पहले the company was always conservative. Its MD Nikhil is a pretty nice promoter and very conservative. But उन्होंने एक बारी एक कैपेसिटी एक प्लांट सेटअप किया था जी के साथ, अ, कि जी उसका खरीदेगा वो सारा ग्लोबल सप्लाई के लिए। बट 2008 हैपेंड, दैट कैपेसिटी जी बैक्ड आउट ऑफ दैट अरेंजमेंट और उनके पास वो कैपेसिटी खड़ी हो गई और कोई बायर नहीं था, तो दैट हिट देम। और फिर इंडिया में जो डिमांड थी इट हैड एक्सपैंडेड वेरी फास्ट एंड देन इट स्टार्टेड श्रिंकिंग। तो फॉर मेनी इयर्स द कंपनी काइंड ऑफ स्टैग्नेटेड। बट उस स्टैग्नेशन के पीरियड में क्या हो रहा था कि दे वर ग्रेजुअली बिल्डिंग देयर क्रेडिबिलिटी ग्लोबली। तो जो इंडिया की सेल्स व्हिच वाज 80% एट वन पॉइंट काइंड ऑफ स्टार्टेड रिवर्सिंग बाय द टाइम वी लुक्ड एट इट। ग्लोबल सेल्स वर ऑलरेडी मोर देन 50% ऑफ देयर सेल्स। तो व्हाइल टॉप लाइन में स्टैग्नेंट था, रेवेन्यू कट नहीं हो रहा था और ये चेंज हो रहा था अंडरलाइंग बिज़नेस में। सिंस देन द ग्लोबल सेल्स कीप टेकिंग ऑफ, they got empaneled with more and more AEMs. So over the last 3-4 years, their sales have grown at more than 20%, and it's become one of the big beneficiaries of the data center boom. Because data centers को इतनी ज़्यादा पावर चाहिए, उन्हें ग्रिड से कनेक्शंस मिल नहीं रहे, तो they need these generators to generate the power. And from 2020 lows, मतलब, and we bought it close to those lows. The stock is up 40x. ओह वाओ! 40 टाइम्स, 6 Yeah. इयर्स। So, but this is I benefited out of it, but this was largely the insights from a good friend. मैं मनोज दुआ की बात जो आपको। तो इसमें कैसे वैल्यू होते हैं ये कंपनीज़, इसमें क्या मल्टीपल्स होते हैं यूजुअली? सर, ऐसा होता है कुशाल कि जब कंपनी की सेल्स नहीं ग्रो कर रही होती है ना, तो वो शेयर्स इग्नोर्ड हो जाते हैं। वो हुँ। कहते हैं कुछ तो हो नहीं रहा, इसमें क्यों जाएँ?
बट अगर आप कई बारी उन्हीं कंपनीज़ को डिग करो, तो आपको पता चलता है कि अंडरलाइंग बिज़नेस कुछ-कुछ बदल रहा है। कि एक कम जो डोमिनेंट पार्ट ऑफ द बिज़नेस था, वो स वो स्केल डाउन कर रहा है या उसमें मार्जिन्स खत्म हो रहे हैं, बट देयर इज़ अनदर पार्ट ऑफ द बिज़नेस दैट इज़ ग्रोइंग, बट बिकॉज़ इट वाज़ अ स्मॉलर पार्ट उसकी कंट्रीब्यूशन दिख नहीं रही होती है। बट अगर वही ट्रेंड्स कंटिन्यू होंगे, तो द स्मॉलर पार्ट विल बिकम द डोमिनेंट पार्ट एंड दैट्स व्हेन दोज़ की टर्निंग पॉइंट्स गेट हाइलाइटेड और सडनली उसके मार्जिन एक्सपैंड होने शुरू हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ एक्सेलरेट होनी शुरू हो जाती है। और जब लोगों को दिखता है तो देन पीपल विल स्टार्ट पाइलिंग ऑन। सो एंड द अदर पॉइंट वाज़ दैट कि 2020 हैड हैपेंड, द स्टॉक जिन लेवल्स पे था, वहाँ से भी वो 60% पे करेक्ट कर चुका। So you got it cheap also. And since Manoj ji had studied it from much higher levels, तो उन्हें पता था एंड ही जस्ट hearing him out, we got convinced also. So that's how that ride happened. So that was in fact post COVID. So that was the best return that we generated. बट इसमें यूजुअली कैसे होता है लाइक कोई स्पेसिफिक मल्टीपल जैसे ईवी, एबिटा, पी, पीबी या ऐसा कुछ होता नहीं, है नहीं, हम इसमें? सारे स्टैंडर्ड मेट्रिक्स ही देखते हैं अगर मेंटल अकाउंटिंग करें तो सबसे पहले तो प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग्स इज़ द बिगेस्ट क्राइटेरिया। ज़्यादातर हमारे सर्कल में उसी में देखते हैं कि वहाँ पे। बट देन यू आल्सो वांट टू सी द क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, वो अर्निंग्स हुँ, बढ़ रही हैं, घट रही हैं। तो फर्स्ट स्कैन में ये हो जाता है। तो बट सब्सिक्वेंटली देन यू व्हेन यू डिग डीप देन यू अंडरस्टैंड कई बारी वन टाइम गेन्स आए होते हैं उसके कारण हुँ, अर्निंग्स बढ़ी होती हैं व्हिच विल नॉट बी रिपीटेबल। सो दिस इज़ वेयर एज़ अ एनालिस्ट यू हैव टू डिग डीपर। हुँ। Can we also talk about a stock or a company which you invested in let's say 2012-13 के बाद ऐसा कोई हुआ है कि आपने किया एंड देन उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिया या तो वो पूरा ज़ीरो पे चला गया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? एंड देन हाउ डिड यू डील विद दैट? 2008 का आपने बताया 90% ड्रॉडाउन एंड ऑल इन वन स्टॉक बट उसके बाद कभी ऐसे हुआ है कि कोई एक कंपनी में आपने गलत बेट किया या तो प्रमोटर आइडेंटिफिकेशन में गलती हो गई? यार मतलब आई वुड से कि देवर कंपनीज़ जहाँ पे माय बेट ऑन द प्रमोटर्स वेंट रियली रॉन्ग। और फिर एक डेल्टा कॉर्प करके कंपनी थी, वहाँ पे एक हमने डिस्प्रोपोर्शनेट बेट ली थी अपने पोर्टफोलियो साइज़ के हिसाब से, विद द असम्पशन कि मतलब देयर वाज़ दिस व्यू कि कैसिनोज़ इंडिया में बहुत लिमिटेड हैं एंड वो गोवा में कला चला रहा है एंड वी हैड दिस व्यू कि कैसिनोज़ गोवा में स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सिक्किम में, दमन एंड दीव में बात कर रहा था एंड आवर बिलीव वाज़ कि इंडिया में से इतने लोग कैसिनो में खेलने बाहर जाते हैं, तो व्हाई वुड इंडिया वांट टू लूज़? हुँ, एंड वन्स मोदी केम इन वी हैड दिस व्यू कि वो अलाउ करेंगे हुँ, एंड देयर वाज़ इनफ मर्मर अराउंड इट। तो हमने वो किया और उसके बाद स्टॉक साइडवेज़ भी रहा 2-3 साल। तो फॉर वन रीज़न और द अदर कुछ ना कुछ कारण से वो बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। एंड देन सडनली दिस न्यू रूल केम इन सेइंग कि भैया जो भी ग्रॉस रिसीप्ट्स हैं उस पे 28% टैक्स लगेगा कि अगर कोई चिप्स ले रहा है ₹100 के, उस पे जीएसटी लगेगा, वो जो पीनल जीएसटी है 28% का। नाउ दैट चेंज्ड एवरीथिंग क्योंकि अगर उसकी इंटरप्रिटेशन लें तो आप ₹100 के चिप्स दे रहे हो, तो आपने उस पे ₹28 देके आपको ₹72 की तो वैल्यू मिलेगी और फिर आप उसको डाल रहे हो, फिर उसके बाद जब आप हार रहे हो कुछ नहीं मिल रहा, जब आप फिर से जीत रहे हो उस पे फिर से 28% करेंगे। तो दैट अगर आप उसको लिटरल सेंस में लेते हो, तो कोई कैसीनो आएगा क्यों इंडिया में? तो वो जब आ गया उस वक़्त सब्सिक्वेंटली द गा कंपनीज़ फॉट फॉर इट एंड देन दे गेट कि ऑन अ नेट लेवल जो भी सारी उसकी बेट्स होंगी, उनका जो ऑन अ नेट बेसिस जो होगा उस पे टैक्स लगेगा। बट स्टिल द टैक्स वाज़ सो ह्यूमंगस कि it impacted the flow. So we got out of it with almost a 60-65% drawdown. तो वहाँ पे प्रमोटर्स ने कुछ गलत नहीं किया। इट्स जस्ट दैट हुँ, द वे द रूल्स गॉट चेंज्ड हिट देम इन अ बिग वे एंड तो एक उसके कारण अब हम एक नया फ़िल्टर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एट लीस्ट वी आर ट्राइंग
कि अगर हमें कंपनी पे कन्विक्शन है और जो भी है और शेयर में कुछ नहीं हो रहा एंड इट्स टेस्टिंग आवर पेशेंस, तो उसकी एक आउटर लिमिट है। मतलब ये एक और इन्वेस्टर फ्रेंड से ही सीखा है कि 3 साल देते हैं हमें देना है एक स्टॉक। अगर 3 साल में हमारी कन्विक्शन होल्ड करती है, कुछ गलत नहीं हुआ है और शेयर वही हैं, तो निकल जाओ। Hmm. तो वैल्यू ट्रैप से निकलने का एक ये तरीका। Right. सो दिस इज़ आई हैवंट प्रैक्टिस्ड इट बट आई प्लान टू। ऑन एन एवरेज आप कितने टाइम के लिए एक स्टॉक को होल्ड करते हो? सो यार ये एक और चैलेंज आ गया है पोस्ट द चेंजेस दैट आर हैपनिंग ग्लोबली। आई टिपिकली यूज्ड टू थिंक अबाउट व्हेन बाइंग अ स्टॉक विद अ 1 टू 5 ईयर होराइज़न। अब इंक्रीजिंगली मुझे मुश्किल लग रहा है कि लंबा सोचना है। अ, एक पहले ट्रम्प साहब आ गए हैं, तो उनकी एक अनाउंसमेंट बहुत कुछ बदल देती है। और दूसरा जो एआई से चेंजेस आ रहे हैं, अब एआई के नैरेटिव्स बहुत ही एक्सट्रीम हैं। एक कह रहे हैं कि मतलब ऑल कि देयर विल बी मास लेऑफ्स अक्रॉस द ग्लोब और उसके कारण बहुत ही ज़्यादा परचेज़िंग कैपेसिटी। तो एक तो कह रहे हैं कि कौन से लेऑफ्स होंगे वो इंडस्ट्री, जैसे आईटी इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी करेक्शंस आ गई हैं। बट अगर वो होगा तो एवरी इंडस्ट्री इज़ गोना बी हिट सिंपली बिकॉज़ अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो खर्चेंगे क्या? तो हर प्रोडक्ट की डिमांड, हर सर्विस की डिमांड हिट हो जाएगी। तो अगर वो हो रहा है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। बट हम बोलें कि वही होने वाला है कि दैट इज़ नॉट द ओनली अल्टरनेटिव, सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि होगा क्या? Right. So there are too many narratives, too many experts out there. So just trying to absorb the information. But because of that, I have stopped taking those long calls. I only try to now think in terms of 1 or 2 years. Hmm. और उसके कारण क्या हो गया है कि मतलब इट्स मोर स्ट्रक्चरल स्टोरीज की टर्म्स में रादर वो साइक्लिकल स्टोरीज पे ज़्यादा ध्यान आ रहा है कि ये शेयर ज़्यादा पिट गए हैं, ये यहाँ पे देखते हैं। जैसे आईटी अब इतना करेक्ट हो गया है तो आईटी देखने का देख रहे हैं कि वहाँ पे कैन वी टेक अ कॉन्ट्रा बेट आउट देयर। बट वी आर नॉट थिंकिंग कि ये कंपनी 5 साल में ही हो जाएगी या 10 साल में ऐसी हो जाएगी। उस तरह से बिकॉज़ वी डोंट नो 5 साल बाद दुनिया कैसे दिखेगी। Hmm. सो थोड़ा वो सोच में फ़र्क आ रहा है। आई थिंक आप चार्ली मंगर एंड मोनीश पबरा को काफ़ी एडमायर करते हो एंड यू फॉलो हाँ, लॉट ऑफ एब्सोल्यूटली एक्सपेंसिव। यार। मोनीश सो पबरा आल्सो फॉलोज़ यू ऑन ट्विटर आई थिंक, राइट? येस एट वन पॉइंट बट आई डिडन्ट रियलाइज़ ही स्टिल डज़। सो मैं अब एक्टिव नहीं होंगी ज़्यादा अच्छा, ट्विटर ओके। पे। क्या बट सीखा है आपने उन दोनों से एंड क्या ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी सो लगी? यार चार्ली मंगर फर्स्ट ऑफ ऑल the whole concept of mental models, मतलब उन्होंने मतलब एक चीज़ बहुत सारी चीज़ें बोली हैं उनकी। द एल्युमनैक ऑफ चार्ली मंजर जो है वो किताब, अगर आई वुड रिकमेंड कि कोई भी सीरियस इन्वेस्टर अगर अपने आप को बोलता है तो ही शुड रीड दैट बुक। Hmm. इट्स अ थिक बुक। इट्स बेसिकली अ समरी ऑफ ऑल हिज लेक्चर्स दैट ही हैज़ गिवन ओवर टाइम टिल दैट टाइम, एंड इट्स एन अमेजिंग इनसाइट्स दैट यू माइट गेट ऑन दैट गाय। बट जो मेरे को एक चीज़ वो कह रही है कि वो कह रहे हैं कि मतलब यू डोंट नीड टू बी अ स्पेशलिस्ट इन एनीथिंग। You need to just know the basic functioning models across all streams of life. And one of the things that has really helped me in thinking is when he said that कि tell me the incentives and I will tell you the actions. तो वो कह रहे हैं कि people are driven by their incentives and आप अगर इस चीज़ को समझते हो तो देन ट्राई टू अलाइन द इंसेंटिव्स इन अ वे दैट इज़ पॉजिटिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर व्हाटएवर। तो जहाँ पे भी इंसेंटिव्स मिसअलाइन्ड हैं, वहाँ पे गलत चीज़ें होने के चांसेस बहुत हाई हैं। एग्ज़ाम्पल वेल्थ मैनेजमेंट में, अ वेल्थ मैनेजर कम्स टू यू एंड सेज कि ही इज़ सपोज्ड टू इन हिज फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी ही इज़ सपोज्ड टू कम टू यू एंड टेल यू दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट विल गिव यू द बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, यही पुश करते हैं लार्जली। बट प्रैक्टिकली में क्या हो रहा है, वो उस म्यूचुअल फंड को या उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं जहाँ पे उनकी मैक्सिमम फीस है। क्योंकि वो म्यूचुअल फंड जो जिसमें वो बिलीव करते हैं, अगर वो उनको कमीशन नहीं दे रहा, तो वो उसको कभी पुश ही नहीं करेंगे। तो
इट कैन एक्सप्लेन सो मच व्हाई योर बैंक्स जो भी हैं स्पेशली जो ओल्ड एज पीपल हैं उनको मिस सेलिंग इतनी क्रॉस सेलिंग कर कर के कि वो कुछ कुछ पुश करते रहते हैं क्योंकि उनको इंसेंटिव्स ही वहाँ से बने हुए हैं उनके सारे सेल्स टारगेट वहाँ पे बसे हैं और सो किसके इंसेंटिव है अगर किसी मैनेजमेंट टीम में है कि सीईओ के उससे लिंक्ड हैं कि भैया आपकी कंपनसेशन ही इससे लिंक्ड है कि शेयर प्राइस कहाँ होगा तो वो अपने शेयर को बचाने के लिए वो बायबैक्स ही करते रहेंगे। मतलब यूएस में देयर इज़ अ फिनोमेना वेयर सो मेनी कंपनीज़ हैव बॉट बैक देयर शेयर्स बाय टेकिंग डेट। डेट फ्री बैलेंस शीट से लेके बोरो कर रहे हैं और शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द वैल्यूएशंस आर। क्यों ऐसे? क्योंकि अगर शेयर प्राइस एक लेवल तक रहेगा, हुँ। तो सीईओ का बोनस उससे लिंक्ड है, उसका ओह! तो शेयर बायबैक करते हैं एंड बायबैक से हाँ, प्राइस वही आप उनके इंसेंटिव देखो ना क्या बंधे हुए हैं, तो उनके एक्शन भी तो वैसे ही ड्राइव होंगे। दे विल फाइंड वेज़ टू जस्टिफाई किसी को है कि भैया अगर हमारी आपकी सेल्स हो गई है कि आप अपनी सेल्स डबल कर दोगे अगले 3 साल में तो वो फिर एक्विजिशंस ढूँढेगा। एक्विजिशन किस प्राइस पे मिल रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, उसका तो वो टारगेट है। करेक्ट। हुँ। So again, so this concept helps me see the world a lot clearer than I used to. And this is just one concept. And Manjar is a master. Matlab, in fact, I like him much better than Buffett now. So Buffett has these worldly wisdoms. Is much more popular, but you can make out that Charlie Munger wasn't driven just by money. हुँ। He was driven by his thirst to understand things, and he was also driven by to make how he could make contributions to the world around him. So I'm a bigger fan clearly. लवली। Uh, अच्छा मनीष पबराई का एनेक्डोट ऐसा है तो व्हेन आई वाज इन अ जॉब आई ट्रैवल टू यूएस तब मनीष पबराई हैड लॉस्ट हिज फंड्स एंड आई मुझे भी था कि मैं कभी अपने फंड लॉन्च करूँगा या कुछ था। तो आई एक्चुअली रीच्ड आउट टू हिम ऑन हिज वेबसाइट पे ईमेल है एंड ही वाज़ काइंड इनफ टू रिप्लाई बैक टू इट एंड देन आई टोल्ड हिम आई एम इन द यूएस तो बात करते हैं। सो ही शेयर्ड हिज नंबर एंड वी हैड दिस 1 hour long conversation. So once I heard him and that's the time I realized he was such a nice human being that way, not just an investor. So I've always thought of him in that way. And now seeing him, he wasn't always successful with his stock picks. मतलब अगर वहाँ से उस आर्क में देखें पिछले 20 साल के आर्क में, तो he has had multiple uh, periods जहाँ पे he's underperformed. But his thinking and his ability to explain his thinking in such a nice way is what I find very good. And what he's done with Dakshana, his foundation is amazing. So I do respect him. अमेजिंग। वेरी इंसाइटफुल, सुपर लवली कन्वर्सेशन। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज़ अ ट्रिकी वन। इफ यू आर इन द शूज़ ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग मिस्टर गौरव सूद, व्हाट इज़ वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम टुवर्ड्स द एंड? What is the one question I would want to ask? So after all that you have learned, what I would ask is after all that you have learned, would you still want to live the your life all over again? Or would you want to change something? वाओ, दैट्स अ डीप वन। सो वुड यू वांट टू चेंज समथिंग? Yes, definitely. Certain things, I just realized that money should not be the only goal in life. हुँ। I've missed out on many things because I was so focused on trying to find the next multi-bagger. And just trying to compound money is a rat race. It's never going to end. Uh, you're going to come, you're going to get old, and you're going to die. So here another stark example comes is of Rakesh Jhunjhunwala ji. So he was so good at what he did, both as a trader and as an investor. And matlab, there's nobody else who comes even remotely close to it, but he had this blind spot, which is he did not focus on his health. And he was a heavy drinker, a smoker. And in fact, in many of his interviews lately, he also acknowledged that I needed to do those, but he never did that. And that cut short his life
in such a dramatic way. So the point is that you need to see your blind spots and take course correction. You're not going to be a champion in all the aspects of your life. So where you are weak, you need to focus. Yep, that's a brilliant piece of advice. Thank you so much for doing this. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत ज़्यादा सीखने मिला। मैं स्टूडेंट जैसे बन गया था। डाउट्स पूछ रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच वन्स अगेन एंड wish you all the best and congrats on your phenomenal investing journey, and I'm sure this is just the beginning and you have a long way to go. Thank you so much. Yeah, thanks, Kushal. Thanks for having me, and I'm deeply impressed by what you've built out here, and you're doing something which I didn't even know existed or will exist just 5 years back. So I'm super impressed by what you do, and the very best of luck to you for your future journey. थैंक यू सो मच। मुझे भी नहीं पता था 5 साल पहले कि ऐसा कुछ होगा। मैंने तो बस ऐसे ही चालू कर दिया था, बट इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ people like you who come on the podcast and then guide all our audience. So I think it's all because of people like you. Yeah. So in that sense, I think you're doing a much better job. uh, since I was active in options, I've seen many other people who are active on the social media and YouTube, where they were talking about things that practically are not possible. So I think you have done a much more sensible job about informing the people and getting it's driven by the quality of people you have invited onto your podcast. So that's one of the reasons that I wanted to be here. So No, thank you so much and all the best. Thank you. yeah, thank you, Kushal. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज़्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सकते फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कंटेंट।